नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र प्रसाद अपने YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। और मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज हम पहले की भांति भारत के पड़ोसी देश को देखने वाले हैं। और मैं आप सभी छात्र छात्राएं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले साथी, आप लोग को मैं सूचित करना चाहूँगा कि यह बांग्लादेश का जो मैं आज अध्ययन सामग्री आप लोग को देने वाला हूँ, ये सिर्फ 9th क्लास पास करने के लिए नहीं है। ये आप भारत के जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें यहाँ से प्रश्न मिलता है देखने के लिए। इसलिए कंपटीशन में जो लगे हैं विद्यार्थी, वो भी इस टॉपिक को उतना ही गहरा ढंग से देखेंगे। और मेरे 9th क्लास के विद्यार्थी भी। तो आज का जो टॉपिक है, मैं नेपाल को पढ़ा चुका हूँ, नेपाल पढ़ा चुका हूँ, भूटान पढ़ा चुका हूँ, श्रीलंका पढ़ा चुका हूँ। आज मैं बांग्लादेश पढ़ाने वाला हूँ। तो इस YouTube चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं, वो अपना विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें और सब्सक्राइब भी कर लें। और प्रोत्साहन के रूप में और गुरुदक्षिणा के रूप में लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करेंगे। और अपने मित्रों तक शेयर भी करने का प्रयास करेंगे। और बेल की आइकन का जो घंटी है उसे भी दबा देंगे। क्यों? और ये बिल्कुल निःशुल्क है। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो शूट किया जाएगा वो आप तक पहले पहुंच सके। तो मेरा थंबनेल देख करके आप लोग समझ चुके हैं, ये है 9th क्लास का जो बुक है बिहार बोर्ड का। उसमें दिया गया एक खूबसूरत सा मानचित्र है, जहाँ से ये बच्चा के दृष्टिकोण से दिया गया है, लेकिन ये काफ़ी उपयोगी है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये भारत से एक बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है, जिसे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और यहाँ पे है एक बांग्लादेश, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश। और इधर है बर्मा। बर्मा का नया नाम जो है म्यांमार है। बर्मा इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर बर्मा ही मिलेगा, लेकिन नया नाम इसका म्यांमार हो चुका है। और भारत का ये भी सटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग म्यांमार को भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक आपका आराकानियोमा पर्वत है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी हम लोग म्यांमार को भी देखेंगे। और मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व के सभी महाद्वीप एवं सभी देश की भौगोलिक अध्ययन मैं करने वाला हूँ यूट्यूब पर ही। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे और अपने साथियों तक शेयर भी करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस मैप में आते हैं। ये जो मैप है आपका वर्ल्ड एटलस का मैप है। ठीक है, तो वर्ल्ड एटलस मैप में हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे कि भारत जो बांग्लादेश है, ये किन किन देशों के साथ अपना सीमा शेयर करती है। तो देखिए, इधर पे आपका इधर जो है इंडिया है पश्चिम की ओर, यहाँ पर भी इंडिया है और इधर भी इंडिया है। और यहाँ पे एक है म्यांमार, जिसे हम लोग बर्मा के भी नाम से जानते हैं। तो 3 दिशा से आपका, 3 साइड से आपका किससे, तो इंडिया से अर्थात भारत, और पूरब साइड में थोड़ा सा टच कर रहा है म्यांमार। तो ये 2 देशों के बीच में स्थित है। और दक्षिण के साइड में एक महासागर है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का ही भाग है बंगाल की खाड़ी, इससे ये सटा हुआ है। तो हम लोग इसका
चहुदी देख लिए कि उत्तर में क्या है तो भारत है, पश्चिम में क्या है भारत है, और पूरब में भी थोड़ा बहुत भारत का भाग है, लेकिन पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में आपका बांग्लादेश का कौन सा है तो आपका म्यांमार है। और बांग्लादेश के आपका देखिए यहाँ से ये जो रेखा जा रही है, ये जो रेखा है ये आपका कर्क रेखा। तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में खींचा गया है, ये आपका कहाँ से तो बांग्लादेश से भी गुजरती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि भारत के कितने राज्य से होकर के आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो ये हम लोग इसके बारे में देख लिए। जिसकी राजधानी यहाँ पर देखेंगे तो ढाका है। क्या है? ढाका है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये गंगा नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ कुछ मुख्य नदियाँ हैं और इधर एक है मेघना नदी है, एक मेघना नदी है। ये दोनों नदी मिलने के बाद आगे की ओर बढ़ती है और इसका नामकरण मुख्य रूप से पद्मा के नाम से जानी जाती है और पद्मा नदी के नाम से आपका यहाँ पे गिर जाती है। लेकिन इसका नाम जो है यहीं तक है, लेकिन इसका हम लोग क्या कहेंगे, गंगा की मुहाना बोलेंगे, या गंगा नदी का ये मुहाना हो गया, माउथ ऑफ द गंगा। ठीक है, ये हम लोग कुछ नदी है इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के बुक में, लाइन बाय लाइन, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे एक झील है, ये बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर एक झील है, कपाटी झील। यहाँ पे एक झील है। यहाँ पे देखिए एक शहर है चितगांव, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ एक है खुलना, ये सब हम लोग किताब में मिलने वाला है। और यहाँ पर देखिए मेमन सिंह, ये जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ एक जमालपुर है, यहाँ सिलहट है और नदी के किनारे ही आपका पबना है। ठीक है, और एक शहर यहाँ पर भी है और एक इधर भी शहर है, एक यहाँ पे भी शहर है। ठीक है, और जो बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि विश्व में प्रसिद्ध है आपका कॉक्स बीच, यहीं पर है कॉक्स बाज़ार। ये क्या है? दुनिया की सबसे लंबी बालुई बीच है, जो जानने योग्य बात है। ठीक है, तो ये हम लोग मोटा मोटी आपका वर्ल्ड एटलस मैप दिया गया है, उसमें दिया गया है। अभी हम लोग घबराने की आवश्यकता नहीं, कॉक्स बाज़ार बीच जो है इसको गूगल मैप के माध्यम से हम लोग वहाँ भ्रमण भी करने वाले हैं। गूगल मैप के माध्यम से हम लोग वहाँ जाने वाले हैं और जा कर के देखना भी है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे इस मैप में आप लोग ध्यान देंगे तो प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा इंक को हम पतला कर लेते हैं। देखिए ये जो आपका है, ये यहाँ से इस प्रकार से होते हुए इस प्रकार से, और यहाँ से ये इस प्रकार से होते हुए यहाँ से ये आया हुआ है। ठीक है, तो यही हम लोग का बांग्लादेश है। तो भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाती है, ये कई बार रेलवे में भी, एसएससी में भी ये सब क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला नंबर में देखेंगे हम लोग का 5 उंगली जो है इसका यहाँ पे काम आने वाला है ट्रिक में, 5 उंगली। ठीक है, ये 5 फिंगर जो है ये हम लोग को याद करने में सहायता देंगे। तो पहला नंबर का फिंगर जो है उसको हम लोग मान लेंगे वेस्ट बंगाल। ठीक है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। उसके बाद दूसरा नंबर का फिंगर को हम लोग यूज करेंगे और उसको बोलेंगे असम। क्या बोलेंगे? असम, जिसकी राजधानी यहीं पे है दिसपुर। उसके बाद तीसरा नंबर का फिंगर को हम लोग यूज करेंगे और उससे हम लोग बोलेंगे मेघालय। क्या बोलेंगे? मेघालय, जिसकी राजधानी यहीं पे है शिलोंग। उसके बाद चौथा नंबर का हम लोग फिंगर को यूज करने वाले हैं, चौथा नंबर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपुरा। क्या बोलेंगे? त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा की राजधानी यहीं पर है अगरतला। और अगला जो स्टेट है लास्ट, 5वां स्टेट है मिजोरम। तो हम लोग को ये 5 उंगली को याद रखिएगा जीवन में कि यही 5 उंगली 5 राज्य भारत के
पड़ोसी आपका जो भारत के जो स्टेट है ये आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, या भारत की कौन कौन सी राज्य सीमा बनाती है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएंगे और ये आना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत को यदि नहीं जाने तो फिर दुनिया को नहीं जान पाएंगे। तो ये मिजोरम, तो 5 राज्य हम लोग देख लिए। एक बार पुनः याद करेंगे, आपका वेस्ट बंगाल, असम, इसको देखिएगा ए बी से भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ए से असम, बी से बंगाल, ठीक है। और इधर हम लोग ट्रिक वगैरह ज़्यादा नहीं यूज करेंगे, भूल जाते हैं ट्रिक वगैरह से, ठीक है। मेघालय, इधर है त्रिपुरा, इधर है मिजोरम, ठीक है। ट्रिक वगैरह अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा तो जीवन भर याद रहेगा, और किसी का बनाया हुआ ट्रिक में थोड़ा सा शुरुआती दौर में बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन लंबा समय तक याद नहीं रहता है। और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर म्यांमार है। तो 3 साइड से भारत से घिरा हुआ है, और थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपका म्यांमार का भाग सटा हुआ। इस मैप के माध्यम से हम लोग देखें तो बिल्कुल क्लियर हो गया। और आप लोग जो नोट्स बनाएंगे तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ का मैप अवश्य बनाएंगे। इससे क्या होगा, या तो फिर पूरा भारत का बना लेंगे तो और बेहतर होगा, लेकिन यहाँ से ये बनाइएगा छोटा सा मैप, तो इसमें स्टेट को अच्छा से दिखा पाएंगे। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए, ये जो हम लोग को प्रश्न जो बनने वाला है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका जो है यहाँ पर, यहाँ जो है 1947 ईस्वी में, कब, 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन के फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ है, ठीक है। तो 1947 में भारत के विभाजन के बाद बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हम लोग नामांकन दिए थे, क्या नाम दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का एक अंग घोषित किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से किस देश को जानते हैं, तो सीधे चले जाना है बांग्लादेश। लेकिन 17 दिसंबर, कब, 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के नाम से पूरे विश्व भर में स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। ये जब बंटवारा हुआ था तो इस देश का नाम था पूर्वी पाकिस्तान, और उसके बाद 17 दिसंबर 1971 को इसका नाम बांग्लादेश रखा गया। इसकी सीमा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तर और पूरब में भारत से सटी हुई है, और भारत के साथ इसकी लंबाई जो है, भारत के साथ इसका जो लंबाई है 4000 या 4096 किलोमीटर है, जो सबसे लंबी सीमा रेखा है, ठीक है, जो सबसे लंबी है। और यहीं पे अफगानिस्तान, इस मैप में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है अफगानिस्तान, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अफगानिस्तान जो मात्र है 106 किलोमीटर। तो सबसे अधिक कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो आप लोग को टिक लगाना है बांग्लादेश, और सबसे कम यदि आएगा तो वो होगा आपका अफगानिस्तान, जो उत्तर पश्चिम की ओर भारत का पड़ोसी देश है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्व की ओर छोटा सा जो हम लोग देखे वो म्यांमार में भी सटा हुआ है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है, ये हम लोग बिल्कुल देख चुके हैं। देखिए यहाँ पे असम सटता है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य जो है भारत के साथ क्या करता है, अपना सीमा शेयर करता है। अब बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल, जिस प्रकार से हम लोग भारत का कुल क्षेत्रफल पढ़ते हैं, उसी प्रकार से बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कितना वर्ग किलोमीटर है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 1,48,300
93 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो है एक हम लोग ज्योग्राफिकल भाषा में देखा जाए तो इसका परिचय में हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक मैं रेखा खींचने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो हो गया आपका एक अक्षांश है, और इस अक्षांश की जो है, ठीक है, आपका ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 97 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तथा यहाँ पर ये 85 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 93 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में यह देश फैला हुआ है। जिस प्रकार हम लोग भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं, उसी प्रकार बांग्लादेश का भी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जानना चाहिए। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश की करीब जनसंख्या 15 करोड़। ये डाटा कब का है? 2006 का है। यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब समझ लीजिए। और बिहार का कितना है? आप लोग बिहार का विद्यार्थी होने के नाते आप लोग अवश्य ही कमेंट करके बताएंगे बिहार का और भारत का भी जनसंख्या घनत्व। देश की 98% जनसंख्या क्या है? बंगाली समुदाय से है। हम लोग श्रीलंका जब पढ़े थे तो वहाँ पर देखे थे कौन सी समुदाय की आबादी अधिक था? बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बंगाली समुदाय की जो है आबादी अधिक है, और इसमें भी 83% जनसंख्या किसकी है? मुसलमान संप्रदाय की है। ठीक है, इसीलिए इसको पूर्वी पाकिस्तान भी हम लोग कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर इसका संरचना एवं स्थलाकृति। ठीक है, तो संरचना और स्थलाकृति में हम लोग देखेंगे यह एक डेल्टाई प्रदेश है। बांग्लादेश कैसा प्रदेश है? हम लोग नेपाल पढ़े थे, भूटान पढ़े थे, कैसा? पर्वतीय प्रदेश है। लेकिन यह डेल्टाई प्रदेश है। गंगा नदी के डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में बसा हुआ एक देश है, जो विश्व की सबसे बड़े डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। जिस प्रकार हम लोग नेपाल और काठमांडू, ये नेपाल और भूटान के बारे में पढ़े थे कि हिमालय के गोद में बसा हुआ है, उसी प्रकार ये डेल्टा के गोद में बसा हुआ है, मध्य में बसा हुआ है। इस मैदानी देश के अधिकतर भाग की ऊंचाई मात्र 25 मीटर है। यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा बच्चों, ठीक है, और ग्लेशियर पिघले तो ये 25 मीटर समुद्र की जल स्तर यदि ऊंचा हुआ तो बांग्लादेश मालदीव की तरह ये डूब सकती है। डेल्टा इन क्षेत्रों में नदियों के ढाल बहुत कम है, जिसके आसपास के भाग में पानी भर जाता है, और प्रति वर्ष नदियां द्वारा, देखिए नदियों के द्वारा प्रति वर्ष क्या हम लोग मिट्टी पढ़े हुए हैं, जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी में पुरानी मिट्टी और एक नई मिट्टी। तो पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर, और नई मिट्टी को खादर, जो कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 10th क्लास का ज्योग्राफी में दिया हुआ है, और जब 10th क्लास का भूगोल पढ़ाएंगे तो मिट्टी के बारे में हम स्पेशल बताएंगे। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से बनी है, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या है? अत्यंत उर्वर है, जिसके कारण बांग्लादेश में देखिएगा धान का खेती साल में 2-3 बार हो जाता है। तटवर्ती क्षेत्र दलदली क्षेत्र है। डेल्टा क्षेत्र में तट के पास नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी के कारण अनेक छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं। नदियां यहाँ पर वितरिका के रूप में बहती है। जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो एक नदी तंत्र में जो होते हैं 4 मुख्य नदियां होती है। एक होगी जहाँ पे जन्म लेगी, ठीक है, उसके बाद एक बीच में जो बहेगी मुख्य, ठीक है, और इसमें जो आकर के मिलेगी वो सहायक, ये हो जाएगा आपका वितरिका, ये सहायक, ये मुख्य नदी, ये तीसरा मुख्य नदी, और अंतिम में नदियां जो है क्या होती है? टूट टूट करके अलग होने लगती है। ठीक है,
तो ये वितरिका के रूप में बहने लगती है। अभी हम लोग गूगल मैप के तहत से देखेंगे, ठीक है। तो छोटा छोटा यहाँ पे टापू बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टापू है बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित। देखिए यही जो है, यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है कई बार, तो इसको आप लोग अपना नोट्स में अवश्य स्थान देंगे। विश्व की सबसे लंबी जो है या सबसे बड़ा जो बालुई बीच है कहाँ पर है? बांग्लादेश में। नाम क्या है? कॉक्स बाजार है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग की इच्छा को मैं अवश्य ही पूरा करूँगा। देखिए मैं जो है बिल्कुल गूगल मैप पर आ चुका हूँ। ये घर जहाँ पे लिखा है ये झारखंड बता रहा है, और जहाँ पे भी मैं स्थित हूँ तो ये नेपाल के बॉर्डर पे मैं स्थित हूँ, और ये है बांग्लादेश यहाँ पे, जिसके यहीं पे है आपका ढाका। और देखिए मैमनसिंह यहाँ पे है, चांदपुर है, खुलना है, और फेनी है, और इधर त्रिपुरा, मिजोरम, और ये चटगांव है। चटगांव बांग्लादेश का समझिए कि बहुत बड़ा। देखिए ये जो नदी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा नदी के रूप में आपका नदी टूट करके अलग हो गया, फिर यहाँ से एक टूट करके अलग हो गया है, ये टूट करके अलग हो गया, तो बीच बीच में द्वीप का क्या हो गया? निर्माण हो गया। देखिए यहाँ पर मानपुरा, ये क्या है? आइलैंड हो गया। यहाँ पर भी एक आइलैंड बन गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रांगाबली भी एक आइलैंड बन रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से छोटा छोटा ये आइलैंड का रूप में बन जाता है। देखिए इधर एक संदबीप आइलैंड भी है, उडीचर आइलैंड भी है। तो छोटा छोटा द्वीप का विकास बहुत हो गया है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कॉक्स बाजार बीच, ठीक है। तो कॉक्स बाजार बीच जो है देखने का प्रयास करते, देखिए यहाँ पे है, ये है कॉक्स बाजार बीच। ये दुनिया की सबसे बड़ा बीच है। बिल्कुल ही घबराने का आवश्यकता नहीं है। जब तक भूगोल को हम लोग अपने आँखों से नहीं देखेंगे तब तक थोड़ा संतुष्टि कम मिलता है। तो ये बीच है, यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। ये देखिए ये बीच का ही सीन है। यहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं घूमने के लिए। ये यहाँ पे बहुत ही मनोरम दृश्य है। देखिए यहाँ पर ये पूरा खुशी का इजहार कर रहा है, ये जो भी हो। ये देखिए यहाँ पर घोड़ा में भी यात्रा कर रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे हैं कि ये समुद्र की लहर जो है आती है। जब हम लोग समुद्र के द्वारा अपर्दित स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर बीच के बारे में स्पेशल जानेंगे, ठीक है। स्टेक, पुलिन, ठीक है, कंदरा, गुफा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हम लोग का समुद्र का बीच। देखिए कितना मनोरम दृश्य है, क्या गजब का नज़ारा है। देखिए यही बीच है, यहाँ पर लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लोगों की बैठने की व्यवस्था, यहाँ पे लोग सन बाथ करते हैं, धूप की गर्मी में नहाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोगों की बीच में चलने के लिए स्पेशल किराया पे गाड़ी वगैरह भी मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता होगा, स्वाभाविक है। देखिए वहाँ की एक जहाज़ भी है। देखिए ये बंदा खुशी का इजहार कर रहा है हाथ फैला करके, और देख सकते हैं यहाँ पर ये बीच का सीन है। यहाँ पे मेला जैसा माहौल एनी टाइम रहता है। देखिए घोड़ा भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि घोड़ा पर लोग चढ़ते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं। देखिए इन्हें भी देख लीजिए, बिल्कुल हीरो की तरह बैठा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि इसी का पूरा पानी है। खैर कोई बात नहीं है, मैं मजाक के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये भी, तो ये आप लोग, मैं पिक्चर को इसलिए दिखा रहा हूँ, इससे आप लोगों को ख्याल रहे, मन में याद हो, दुनिया की सबसे बड़ी बीच कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ। तो मैंने कॉक्स बाजार बीच को दिखाया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बांग्लादेश की भू आकृतियाँ, ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ बांग्ला कंट्री, ठीक है।
तो भारत के जो हम लोग फिजिकल बंटवारा जो पढ़ते हैं उसमें आप लोग दूसरा चैप्टर में पढ़े होंगे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। उसमें कुछ किताब में एनसीईआरटी 6 को मानती है और कुछ जो कंपटीशन के बुक है उसमें कुछ और मानती है। तो हम लोग एनसीईआरटी को भी फॉलो कर रहे हैं और बिहार बोर्ड का बुक को, तो उसी का बात करेंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश को जो है 9 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए अच्छे एग्जाम में कि बांग्लादेश को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो हालत बिगड़ सकता है। तो पहला जो है प्रदेश आपका चटगांव और सिलहट की पहाड़ी, हम लोग गूगल मैप के माध्यम से भी देखे हैं चटगांव और सिलहट की पहाड़ी। उसके बाद दूसरा क्या है, प्राचीन जलोढ़ वेदिकाएं दूसरा, और तीसरा है टिपरा धरातल, चौथा है रेतीली जलोढ़ पंख। ठीक है, जब हम लोग जलोढ़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर जलोढ़ के बहुत सारे प्रकार हैं, वहाँ पर जलोढ़ पंख, तो वो पंखा के समान होता है। ठीक है, जो हम लोग इस प्रकार से हवा शरीर को देते हैं उस प्रकार पंखे के समान होता है, इस प्रकार से थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये जलोढ़ पंख कहते हैं इसको, तो वो वाला प्रदेश को बोला है। मोरीबंद डेल्टा, स्थिर डेल्टा, दलदली गर्त और गुम्फित नदियाँ और ज्वार भूमि और ज्वारीय डेल्टा। देखिए डेल्टा का यहाँ पर बहुत सारे जो प्रकार हैं जो कहाँ पे बांग्लादेश में दिखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग आते हैं, जिसमें चटगांव और सिलहट क्षेत्र में कम ऊंचाई के श्रृंखलाएं विस्तार पाया जाता है, और यहाँ पर जो पहाड़ियों का ऊंचाई है 200 से 300 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ दर्रे हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश का ड्रेनेज सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। तो बांग्लादेश को हम लोग देखिए नदियों का जाल बिछा है, क्या है, नदियों का यहाँ पे जाल बिछा हुआ, इसलिए बांग्लादेश को नदियों का जाल कहते हैं, ये नदियों का देश कहते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे कि नहरों का देश किसे कहते हैं, तालाबों का देश किसे कहते हैं, झीलों का देश किसे कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं। तो ये सब लूसेंट जब हम मौका मिलेगा तो कवर करेंगे, तो वहाँ पे ये सब वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये नदियाँ एक और परिवहन में मदद करती है, परिवहन के साधन के रूप में जल परिवहन में हम लोग इसको यूज करते हैं। दूसरी ओर बाढ़ और तबाही भी लाती है। ठीक है, बाढ़ और तबाही भी लाती है। जनजीवन पर नदियाँ पर गहरी छाप पड़ी है। ठीक है, इसलिए बांग्लादेश को हम लोग इसलिए ये नदियाँ बांग्लादेश के जीवन की रेखा है, जीवन की रेखा, लाइफ लाइन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश क्या है, ठीक है, वहाँ पर नदियों का विशेष योगदान है। देखिए अब हम लोग चलते हैं बांग्लादेश में बहने वाली नदी जो कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इंडियन ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी कौन कौन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर गंगा, पद्मा, मेघना, सुरमा और ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियाँ यहाँ पे बहती है। तो गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र में प्रायः बाढ़ आया करती है। ब्रह्मपुत्र को VVI क्वेश्चन, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन जो है आप लोग को प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब पानी आपस में मिल जाता है, जिस प्रकार से हम लोग कौन सी नदी, देवप्रयाग में 2 नदियों के मेल से गंगा नदी का नामकरण किया जाता है। और ये गंगा नदी का नामकरण क्यों किया गया, जब आपस में कहीं पर भी 2 नदियां मिलती है, ठीक है, कहीं पर भी मिलती है, आखिर की क्या रीजन होता है कि वहाँ से नदी का नामकरण चेंज हो जाता है। तो बहुत बड़ी मैं बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यूट्यूब पे बहुत देखा हूँ, लेकिन ये बात हमें लगता है कि शायद बहुत कम ही लोग बता पाए हैं। तो 2 नदियाँ जो है इस प्रकार से बहते हुए आगे की ओर बढ़ती है। यदि दोनों नदी की गहराई
2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर, दोनों नदियों की गहराई यदि समान हो तब जाकर के नदी का नामकरण चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है। ठीक इसी प्रकार गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहेंगे? पद्मा कहेंगे। निक्षेपण कार्य की अधिकता और मंद ढाल के कारण नदियां अक्सर अपनी दिशा बदल लेती है। ठीक है, दिशा बदल लेती है। यहाँ नदियां अपने आप को बोलती है हवा हूँ बसंती। अगर इच्छा मेरा किया दक्षिण की ओर जाने का तो मैं दक्षिण की ओर जा सकता हूँ। ठीक है, और ये नदियाँ हम लोग को जीवन में प्रेरित करती है। क्या प्रेरित करती है? नदियों का अपना मुख्य लक्ष्य जो होती है वो सागर से मिलना होता है। ठीक है, और हम लोगों को भी अपना लक्ष्य तय करके घर से निकलना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है, मुझे जीवन में क्या करना है। यदि जो व्यक्ति नदी को देखा और नदी की संघर्ष को देखा, वो व्यक्ति अपने आप को यदि नदी के समान समझने लगे तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति से कोई वंचित नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राएं और मेरे जो हैं दोस्त, ठीक है, सहपाठीगण, आप लोग नदी से अपने आप को तुलना कीजिएगा। नदी के पास भी कठिन समस्याएं आते हैं, नदी के पास भी कठिन चुनौतियां आती है। कभी लोग बांध बना देते हैं तो कभी नदी के सामने पहाड़ आ जाते हैं। लेकिन क्या नदी रुक जाती है? बिल्कुल भी नहीं रुकती है बच्चों। वो नदी जब तक सागर से नहीं मिलेगी तब तक वो रुकेगी नहीं। इसीलिए हम लोग को भी जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, यदि कोई व्यक्ति आईएएस बनने का ख्वाब देखा है, टीचर बनने का ख्वाब देखा है, दरोगा बनने का ख्वाब देखा है, तो नदी के भांति उसके जीवन में भी समस्याएं आएंगे। लेकिन नदी की तरह रुकना नहीं है जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लूँ। यदि मेरा ये छोटा सा प्रेरणादायक स्टोरी यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा जरूर दें। अब यहाँ का देखेंगे जलवायु। क्या देखने वाले हैं? जलवायु। कहाँ का? बांग्लादेश का। ठीक है, तो बांग्लादेश की जलवायु मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी, भारत की तरह। यहाँ पर जाड़े में साधारण ठंडा मौसम होता है और यहाँ का औसत तापमान 18.5 डिग्री सेंटीमीटर होती है। ठीक है, गर्मी यहाँ गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 38 डिग्री तापमान यहाँ पे सेल्सियस होनी चाहिए। ठीक है, औसत तापमान जो है 38 डिग्री सेल्सियस। हिमालय पर्वतीय शिखर के उत्तर में स्थित होने के कारण जलवायु यहाँ पर सम होती है। सोच लीजिए, इस प्रकार का शेप है हिमालय का। बांग्लादेश में वर्षा बहुत कम होता है, लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बांग्लादेश को पानी प्रचुर मात्रा में पहुंचा देती है और नवीन जलोढ़ मिट्टी भी। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि दादा लगाए पोता खाए। वर्षा कहीं हुआ, पानी कहीं जा रहा है। ये ज्योग्राफी का नियम है बच्चों। बांग्लादेश में वर्षा अधिक होती है। वर्षा का औसत 200 से 500 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ पर वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है। तो दक्षिण पश्चिम क्यों कहते हैं? तो हम लोग जब जलवायु पढ़ेंगे भारत का तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि भारत इस प्रकार से है और भारत है कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, और मानसूनी हवाएं जो है यहाँ पे पार करती है। ठीक है, और ये हवा फेरल के नियम के अनुसार मुड़ जाती है और दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है और यहीं से
दो भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार के भारत का मैप हम लोग यदि बनाते हैं तो यहाँ से इक्वेटर हो गया, तो यहाँ से ये एंट्री करती है, यहाँ से इस प्रकार से एंट्री करके ये फट जाती है। एक अरब सागर की शाखा बनती है और ये आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा बनती है, और यहीं पर भारत में भी एंट्री करती है बांग्लादेश होते हुए, और यहीं पर गारो खासी जयंतिया जिस प्रकार से बाराती में किसको, दुल्हा पार्टी को, दुल्हा राजा को स्वागत करने के लिए, ठीक है, माला लेके लोग खड़ा रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये मानसून पवन को स्वागत करने के लिए गारो खासी जयंतिया पूरा तत्पर खड़ा रहते हैं, और यहीं पर मानसून बहुत होती है और विश्व की अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला लोकेशन यही है। चलिए मैं थोड़ा सा बात ज़्यादा करता हूँ, कोई बात नहीं है। देखिए अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिण भाग में यहाँ पर चक्रवात के चपेट में रहने के कारण यहाँ पर क्या होती है, तो तूफान आ जाती है, और यहाँ पर जान माल का अपार क्षति हो जाता है, जिसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। काल मतलब मृत्यु, और बैसाख तो बैसाख के महीना में आने वाला, यह काल के रूप में आती है। लेकिन मृत्यु अगर समस्या आती है तो उसके पीछे संभावनाएं भी छिपी हुई रहते हैं। वर्षा का औसत प्रत्येक स्थान पर अब बराबर नहीं होता है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होगा, पूर्वी भाग में होती है, ठीक है। अब हम लोग बांग्लादेश का क्या पढ़ने वाले हैं, मृदा और वनस्पति। तो बांग्लादेश मुख्यतः कैसा देश है, पहाड़ी वहाड़ी नहीं है, मैदानी है, जहाँ पर प्रतिवर्ष क्या आती है, बाढ़ आती है और नवीन मिट्टी बिछ जाती है। यही बहुत बड़ी बांग्लादेश के लिए संसाधन का काम करती है, जिसके कारण बड़े भाग उपजाऊ हो जाता है, जिसे हम लोग दोमट मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है साथियों बांग्लादेश का, ठीक है। बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल का देखिए यहाँ पर 6.7% भाग पर वन पाए जाते हैं। वर्षा की अधिकता के कारण वृक्षों की वृद्धि तेजी से होती है। कैसी होती है, तेजी से होती है। और विषुवत रेखा के करीब में जाइएगा तो वहाँ पर संवहनीय वर्षा प्रतिदिन होती है, जिसके कारण वहाँ पर गगन को छूने के लिए जो है कंपटीशन के भावना से पेड़ क्या करते हैं, सूर्य को रोशनी को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा बढ़ते जाते हैं, और वहाँ देखिएगा बहुत लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए चटगांव और सिलहट के पर्वतीय भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन सदाबहार वनों में किसकी प्रधानता है, बांस की। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के सदाबहार वनों में किस वृक्ष की प्रधानता है, बांस की। दक्षिण में डेल्टाई प्रदेश दलदलीय वन पाए जाते हैं, जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष की प्रधानता है साथियों। कौन सा वृक्ष, वहाँ पर कोई विश्व सुंदरी नहीं है, वहाँ के लिए उस वृक्ष ही सुंदरी है, ठीक है। वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा के बात नहीं हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर एक वृक्ष है सुंदरी, जिसके नाम पर क्या पड़ा है, सुंदरवन की नाम पड़ा है साथियों, जिसके नाम पर सुंदरवन की जो है डेल्टा का नामकरण हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कई मेरे सर लोग, मारखम कॉलेज के कई मेरे गुरुजन लोग ये सुंदरवन की डेल्टा को घूमे हैं, आनंद लिए हैं, और उन लोगों का मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और घूमना भी चाहिए, ठीक है। वन में विश्व प्रसिद्ध बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ये जंगली जीव है बंगाल टाइगर, ठीक है। और झारखंड का टाइगर तो हम लोग जान ही रहे हैं, ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो घटना घट सकता है। झारखंड का टाइगर वर्तमान, ठीक है। तो मैदानी भागों में कहीं कहीं घास भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, घास, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए झारखंड, ये बांग्लादेश का वन और नदी। अब हम लोग देखेंगे बांग्लादेश का आपका कृषि। जब मिट्टी अच्छा होगा तो कृषि निश्चित रूप से अच्छा होगा। ये निश्चयवाद की विचारधारा को देता है। जहाँ पे जल होगा वहाँ जीवन तय है, ठीक है। इसीलिए जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होगा वहाँ की मिट्टी में बहुत क्षमता होती है साथियों,
ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं इसकी अर्थव्यवस्था किस पर टिका हुआ है, कृषि पर। 80% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है साथियों, बहुत बड़ी बात है। 80% जो है जनसंख्या किस पे लगी हुई है, कृषि में। कृषि का सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का लगभग 1/3 योगदान कृषि से ही है। देश के लगभग 63% भूमि पर कृषि का कार्य किया जाता है और यहाँ पर फसलों उत्पादन में होता है, पशुपालन होता है, मछली पालन होगा, ठीक है, वानिकी होगा, ये सब क्रियाएं यहाँ पे होती हैं। समस्त रोजगार का 81% विदेशी व्यापार से आपका 80% तथा राष्ट्रीय उत्पादन से 50% कृषि से ही प्राप्त होता है। देश का 82% कृषि भूमि पर क्या होता है, आपका चावल होता है। सोच लीजिए 82% कृषि भूमि पर चावल की कृषि होती है। जब हम लोग 12th क्लास का एनसीईआरटी को कवर करेंगे तो वहाँ की चावल 3 बार होती है साल भर में, ठीक है। हम लोग पश्चिम बंगाल में देखेंगे अमन, ओस और बोरा, उसी प्रकार वहाँ का भी देखेंगे, ठीक है। तो ये चावल की फसलें हैं। जूट यहाँ पर देख लीजिए साथियों, ठीक है। जूट जो है आपका 6% और जूट उत्पादन में आज तक इसको कोई पिछाड़ नहीं पाया है। 4% पर गेहूं है और अन्य पर 10% पर फल, सब्जी, नकदी फसल बोई जाती है। धान की यहाँ 3 फसलें देखिए, यहाँ पर भी लिखी दिया है। धान के 3 फसलें। अमन कितना परसेंट पर, सबसे ज़्यादा परसेंट पर। हम लोग 12th क्लास में भी इस बात को छुपा दिया है। देखिए यहाँ परसेंटेज तक दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा किस किस्म का फसल का, ये धान का जो किस्म है उसको उगाया जाता है, तो अमन उगाया जाता है। उसके बाद औस है, औस को उगाया जाता है। उसके बाद बोरो है, ठीक है, कहीं कहीं बोरा भी लिख देता है। तो देख लीजिए सबसे अधिक, इसको अगर सीक्वेंस में दे देगा तो ये आईएएस लेवल का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो अमन, ओस और बोरो ये वहाँ की 3 क्या है, आपका धान की नस्लें हैं, फसलें हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है अमन, ओस, बोरो ये क्या है, तो ये चावल की किस्म है। विश्व की 6% अधिक कच्चा जूट यही उगाता है। और जूट जो है, जूट से आपका क्या क्या बनता है, तो बोरा वगैरह बनता है, जिस पर हम लोग चावल के दुकान पे जाते हैं, ये सरकारी जो चावल मिलता है पीडीएस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे उसी जूट के बोरा में आता है। जूट के रस्सी भी बनते हैं और जूट के जो थैले होते हैं ये पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है। जूट के जो थैले और बोरे होते हैं अनुकूल होता है, लेकिन जूट का जो है चौपट कर दिया है प्लास्टिक उद्योग, ठीक है। और वही प्लास्टिक उद्योग चौपट कर दिया है संपूर्ण जैविक जगत की, ठीक है। आज जलीय तंत्र की जो है पारिस्थितिकी तंत्र वो भी प्रॉब्लम में फंस रही है, नाले जाम हो जा रहे हैं। जो चीज़ बहुत सस्ते में मिल जाते हैं वो पर्यावरण के लिए क्या है, समस्या का कारण बनता है। आज हम लोग प्लास्टिक का पानी, बोतल वाला पानी पीते हैं और प्लास्टिक को फेंक देते हैं जहाँ तहाँ, तो ये सब नहीं करना है। तो देश में 7% जूट मेमनसिंह जिले से, देखिए ये मेमनसिंह जिला है आपका बांग्लादेश का, वो मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। चाय सिलहट का, चाय जो है सिलहट तथा चटगांव की पहाड़ी ढलानों पर हो रहा है। चाय का जो खेती होता है इस प्रकार से ढलान पर होता है। अगर वहाँ पे पानी जमा तो चाय की खेती चला गया, ठीक है। श्रीलंका जब हम लोग पढ़े थे तो चाय के मामले में वो आगे था, ठीक है। और दुनिया की प्रसिद्ध चाय उलंग, ठीक है। और एक और चाय है हायर लेवल के, मेरे साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप मोका चाय, किस देश का ये उत्पादन होता है, मोका, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। गन्ना और तंबाकू ये सब भी उत्पादन होता है, ठीक है। गेहूं भी होता है। पशुपालन व्यवसाय कृषि के पूरक रूप में प्रचलित है। प्रायः प्रत्येक परिवार में उपभोग के लिए मुर्गी और बतख, मांस और दूध के लिए ईंधन मवेशी पाला जाता है। भेड़ बकरी भी पाले जाते हैं। बांग्लादेश के आंतरिक जलाशयों की संख्या अधिक होने के कारण स्वच्छ जल में मछली पालन विकसित होता है। और बांग्लादेश या भारत में हम लोग का पश्चिम बंगाल जाइएगा कभी भी तो प्रत्येक घर में हर एक व्यक्ति का एक अपना तालाब होता है और
आपका बंगाली समुदाय के लोग मछली बहुत चाव से खाते हैं, बिना मछली का तो वो लोग का भोजन ही अधूरा माना जाता है। तो मछली एनी हो, कोई भी हर हाल में मछली, ठीक है, चाहिए, ठीक है, और खाना भी चाहिए जो मांसाहारी हैं, ठीक है। मछली का मुंडी तो अधिकांश लोग खाते हैं, ठीक है। सागरीय मछली संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पर मैंग्रोव वन भी अधिक पाए जाते हैं और सुंदरी वृक्ष की लकड़ी से रेल के स्लीपर, ईंधन, लुगदी और औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त होती है। बांस भी उपयोगी वृक्ष है। यहाँ पर बिहार में भी बांस के नाम से भी कुछ गांव का नाम भी हुआ, जैसे बांसोपट्टी वगैरह जानते होंगे, ठीक है। तो बांस का यहाँ पर बिहार में भी बहुत बड़ा योगदान है। घर बनाने में बांस के दीवार देते हैं और उसी में अंदर बाहर से मिट्टी का लेप लगाते हैं और गर्मी के सीजन में पूछिए नहीं, पूरा आनंद, ठीक है, उसमें कूलर वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे खनन एवं उद्योग की अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ता है। ये यहाँ पर दिया है बांग्लादेश में कृषि के बारे में। तो देखिए चावल का एरिया देख लीजिए भैया लोग, चावल का एरिया पूरा लाल हो गया है, लाले लाल हो गया चावल। और देखिए यहाँ पर इधर है थोड़ा बहुत जूट, ठीक है, और जूट वाला एरिया ये है, और चाय जहाँ थोड़ा ग्रीन वाला एरिया है वहीं पर होता होगा, ठीक है। और चाय का लोकेशन हम लोग देखें, ठीक है, कहाँ हो रहा है, पर्वतीय ढलानों पर होता है। गन्ना भी हो रहा है, देखिए जहाँ जहाँ पर वाइट है गोला गोला उसको गन्ना है, ठीक है। इसको कोरोप्लेथ मेथड के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये एक मानचित्र के माध्यम से प्रोडक्शन दिखाया गया है। खनन एवं उद्योग का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो बांग्लादेश में खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से यह भी जापान की तरह गरीब है, ठीक है। लेकिन ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को सब कुछ नहीं दिया है साथियों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ईश्वर ने प्रत्येक को जीने के लिए कुछ न कुछ मंत्र, कुछ न कुछ विशेष गुण दे के भेजा है। उसी प्रकार बांग्लादेश को अगर खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से गरीब है, निर्धन है, तो कोई बात नहीं है, उसके पास क्या है, तो आपका उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। यह खनिज के भंडारों में कमी है। देश में मिलने वाले प्रमुख खनिजों में यहाँ फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ है सुविधा, ऐसी बात नहीं है, काम चलने भर। क्या है, कोयला है, चूना पत्थर है, नमक है, कांच की बालू है, लोहा है और प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ ये मिलता है उसको पूछा जाता है। देखिए जमालपुर और फरीदपुर कोयला मिलता है। तो क्वेश्चन दे सकता है कि कोयला बांग्लादेश में कहाँ कहाँ मिलता है, तो जमालपुर और फरीदपुर। लेकिन उच्च किस्म के नहीं है। जैसे हम लोग कोयला पढ़ते हैं 4 प्रकार से, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, तो उच्च किस्म का एंथ्रासाइट जो वो नहीं मिलता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस कहाँ से, सिलहट से और तिपरा से और रसीदपुर क्षेत्र से ये सब मिलता है। और आपका तितास में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, ठीक है, जो पाइपलाइन के द्वारा राजधानी ढाका भेजी जा रही है। चटगांव में तेल शोधन का प्रमुख कारखाना है, तेल शोधन का प्रमुख कारखाना है। तो बिहार के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं से मैं अनुरोध करूंगा कि बिहार का तेल शोधन जो है किस ज़िला में है उसको आप लोग नाम अवश्य कमेंट बॉक्स में भेजें। और भारत के सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र कहाँ है ये भी आप लोग भेजने का काम करेंगे। 10th क्लास के बच्चे, 10th क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो बांग्लादेश में आधुनिक उद्योग धंधों का विकास नहीं के बराबर हुआ है, इसलिए यहाँ का अधिकांश जनसंख्या कृषि पर है। राष्ट्रीय उत्पाद का केवल 10% उद्योग से प्राप्त होता है। 10% आबादी औद्योगिक कार्यों में लगी है। बांग्लादेश में प्रमुख उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है, जिसमें जूट हो गया, सूती वस्त्र हो गया, कागज हो गया, चीनी हो गया, मछली उद्योग का विकास किया गया है। संसार का 20-50% जूट तथा जूट के सामान यही बांग्लादेश देने वाला देश है बच्चा, ठीक है। इसके अतिरिक्त सीमेंट, कांच, उर्वरक, इस्पात और पेट्रोलियम शोधन, जलयान निर्माण का एकाधिक कारखाने हैं। छोटे इंजीनियरिंग, धातु, रसायन, विद्युत उपकरण, परिवहन संबंधित उद्योग विदेशों से आयात लाया जाता है, ठीक है, जो
यहाँ पर हम लोग फिर से बनाते हैं। बांग्लादेश जिन वस्तुओं को आयात करता है, ठीक है, उसमें क्या क्या लाता है? खाद्यान्न, तेल, कपड़ा, कोयला, लोहा, ठीक है, इस्पात के सामान, मोटर गाड़ियाँ प्रमुख है। यहाँ से कुछ निर्यात किए जाते हैं तो क्या ये देगा? जूट देगा दुनिया को। और जूट से बनने वाला सामान, मछली, खाल, जड़ी बूटी, मेडिसिन प्लांट वहाँ बहुत हैं। जैव विविधता से वहाँ धनी है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पर वर्षा बहुत होती है। विद्युत उपकरण, इंजीनियरिंग के सामान, ढाका, चांदपुर, वारीलाल और खुलना यहाँ का आंतरिक बंदरगाह है, ठीक है। ये सब क्या है? आंतरिक बंदरगाह है, जहाँ से बड़े बड़े जहाज एक देश से दूसरे देश को सामान को पहुँचाने का काम करते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिया गया है, इसको हम लोग देख लेंगे। मुझे भी कहीं निकलना है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाने का काम करेंगे और प्रोत्साहन करने के लिए मुझे लाइक वगैरह और सब्सक्राइब वगैरह अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन यदि इस वीडियो को देखने के बाद गलत करेंगे तो मैं माफ़ कभी नहीं करूँगा साथियों। बांग्लादेश का स्थलीय सीमा मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जो भारत के साथ सबसे अधिक है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी पाकिस्तान। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सब आप लोग को बनाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग को देखते हैं कि लोग बता देते हैं, तो मैं भी बताता हूँ। लेकिन बताने के बाद आप लोग यहीं से नोट्स नहीं बनाना है, ऊपर से देखते हुए। इसके अलावा भी उसके अगल बगल में बहुत सारा है। कुछ यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, यही क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा बात को जानना अच्छा बात नहीं है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, इसको आप लोग को देख लेना है। बांग्लादेश एशिया महादेश के किस भाग में स्थित है, इसको आप लोग को बना लेना है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, इसको देख लीजिए। क में दिया हुआ है मेघना, जमुना, सुरमा, और एक है वहाँ वहीं की नदी है कर्णफूली नदी। कर्णफूली नदी के नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है साथियों, ठीक है। कर्णफूली नदी दिखा ही देता हूँ। देखिए यहीं पर हमको लग रहा है कि देखिए यहाँ पर बहुत सारा नदी है छोटा छोटा, ठीक है। तो फेनी नदी भी हमें लगता है यही होना चाहिए। आराम से देखिएगा, देखिए यही है फेनी नदी, ठीक है। तो कर्णफूली नदी भी यहीं हम लोग को मिल जाएगा अगल बगल में, इसको थोड़ा सा ढूंढना होगा। मेघना नदी मिल गया, देखिए, ठीक है। कर्णफूली देखिए यहाँ पर है, कपटाई झील है कि, तो गूगल मैप के माध्यम से यदि देखिएगा, देखिए यही है कर्णफूली नदी, ठीक है। कर्णफूली नदी देखिए यही है, मिल गया। तो बांग्लादेश की छोटा छोटा नदियाँ यदि कभी पूछ दे तो मुसीबत में फंस जाइएगा। मेघना सब लोग जानता है, कर्णफूली नदी को भी देख लेना है। तो कर्णफूली नदी भी आपका बांग्लादेश की नदी है। यहाँ पर देखिए एक ब्रिज भी बना हुआ है, ये गजब का नज़ारा है। देखिए इसी नदी पर ये ब्रिज है, पुल है, ठीक है। ये उसी पर ये पुल पर लोग यात्री कर रहे हैं, देखिए कितना बेहतर है। वहाँ का रेलवे है, लोग जाते हैं तो पुल को थोड़ा सा देखते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए लोग फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, ठीक है। तो ये चटगांव जो है यही है चटगांव, और चटगांव में देखिए आपका जू भी है। तो इस प्रकार से यदि देखिएगा तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन हमेशा के लिए याद रह जाएगा। देखिए यहाँ जिराफ और एक साइड हाथी का स्टेच्यू बनाते हुए बनाया गया है। अब थोड़ा और आगे की प्रश्न को देख, तो ये कर्णफूली नदी भी है बांग्ला में, लेकिन ये इसका सही उत्तर नहीं है। इसको जो हम टिक किए हैं उसको सही उत्तर नहीं मानिएगा। देखिए अब कुछ लघुत्तरीय प्रश्न है। क्या बोल रहा है? ढाका नगर की स्थिति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है जी। जो क्या है? ढाका उसकी राजधानी है। और बांग्लादेश की खेल क्या है बच्चों? राष्ट्रीय खेल तो कबड्डी है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बांग्लादेश के धरातलीय पर विवरण दीजिए, तो वहाँ पर 9 धरातलीय स्वरूप में बांटा गया है। बांग्लादेश के आर्थिक संसाधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कौन कौन सी
जो संसाधन है, जो आर्थिक क्रिया में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में विशेष योगदान दे रहा है। बांग्लादेश का भौगोलिक विस्तार के बारे में दीर्घ उत्तरीय बोल रहा है। बांग्लादेश की कृषि आर्थिक महत्व को बताते हुए प्रमुख व्यापारिक फसल के बारे में लिखने के लिए कह रहा है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऊपर में देखिएगा एक दो बार तो मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को दे रहा है कुछ काम दे रहा है। जब तक काम नहीं कीजिएगा तब तक नाम नहीं होगा साथियों, ठीक है। तो बांग्लादेश के मानचित्र पर प्रमुख नदियाँ, बांग्लादेश का एक मानचित्र बनाना है हाथ से, और आप लोग को ब्लू कलर का पेन जो लेकर के, ठीक है, उसको नदी का जो है, इधर थोड़ा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसीलिए आवाज़ आता होगा, ठीक है, और नगरों को दिखाइए। तो ये हम लोग का बांग्लादेश कंप्लीट हो चुका, ठीक है। जानकारी के दृष्टिकोण से मैं एक बात और बताना चाहूँगा बांग्लादेश से संबंधित। बांग्लादेश जो है सबका बिमस्टेक का क्या है, सदस्य देश भी है। बिमस्टेक और दक्षेश का ये सदस्य देश भी है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। और आज मैंने बांग्लादेश को कवर करने का प्रयास किया हूँ। वीडियो भले लंबे हो गए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन संक्षेप में कुछ नहीं मिलेगा साथियों। शॉर्टकट की रास्ता एनी टाइम नुकसानदेह होता है, इसलिए किसी भी विषय को जानते हैं तो बेहतर ढंग से जानिए, ठीक है, नहीं तो शॉर्टकट के रास्ता दुखदाई होता है, बुजुर्गों ने कहा है, तो ये गलत ही नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग से फीडबैक के रूप में मांगना चाहूँगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। यदि कहीं पे सुधार की आवश्यकता है तो मेरे जो मित्रगण हैं कमेंट करके अवश्य बताएं, और मुझे प्रोत्साहित करने का प्रयास करें और लाइक करें, और यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग को ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।